हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MPS कोर्स के अंदर MPSE 011 का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में अगर हिंदी में बात करें तो विश्व मामलों में यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड अफेयर्स, ये सब्जेक्ट उन सभी के पास में है और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में कर रहे होंगे। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रखे हैं, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आधे घंटे जो है ये जो PDF है पूरा क्वेश्चंस का, ये बिल्कुल फ्री है और आधे घंटे के बाद में ये पेड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के साथ हमारे MPS कोर्स की जो ग्रुप है उसके अंदर भी जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर लगभग 500 स्टूडेंट्स अब तक जुड़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मॉस्ट्रिक्ट संधि इसे कहते हैं, इसकी मूल विशेषताओं को बताइए। तो आपका मॉस्ट्रिक्ट संधि जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी की 2 यूनिट में, एक तो छठे यूनिट्स के अंदर और एक आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर, दोनों के अंदर इसके बारे में वर्णन किया गया है। और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके पेपर में, या तो मॉस्ट्रिक्ट संधि पूछी जाएगी। देखो पेपर में कई बार कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाती है, कन्फ्यूजन होना लाजिम सी बात है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मॉस्ट्रिक्ट संधि है, लेकिन पेपर में कई बार आप सभी के लिए है ना ऐसे मॉस्ट्रिक्ट ऐसे नहीं, सेकेंड मॉस्ट्रिक्ट यहाँ पर टा लिखा आएगा का की जगह, तो ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है कई बार, इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को इंग्लिश में ध्यान रखना है, इंग्लिश में लेकिन इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप सभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर क्वेश्चन केवल हिंदी में क्यों बनाए। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये है कि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं कि भाई इसमें आपको एनालिसिस करना है, किसी को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ट्रांसलेट कर दो। तो आप इंग्लिश भाषा में भी देख सकते हो और हिंदी भाषा में भी देख सकते हो, तो दोनों भाषा में आप सभी के लिए है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। सबसे सिंपली बात ध्यान रखना है, इस संधि के तहत ही क्या किया गया है, यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया है। मेनली 3 संधियाँ मुख्य है, एक मॉस्ट्रिट्स है, एक नियाइस की है और एक अम्स्टरडम की है। तीनों की तीनों संधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपके 100% पेपर में पूछा ही जाना है। दूसरी बात, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेकेंड ईयर में आपको ओनली 2 घंटे का 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड में तो 3 घंटे का है, परंतु आपको 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा। एज द प्रीवियस जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब के बिहाफ पे हम आपको बता रहे हैं कि 2 ही घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन एडमिट कार्ड पे 3 घंटे का लिखा आता है। अब क्यों लिखा आता है, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट एडमिट कार्ड एक साथ रिलीज किया जाता है, इसीलिए पेपर 3 घंटे का आपको वहाँ पर दिखाएगा। फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर है, चाहे बैक के हैं चाहे आप सेकेंड ईयर में दे रहे हैं फर्स्ट ईयर का पेपर, तो वो 3 घंटे के होंगे, लेकिन सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स का दे रहे हो तो वो 2 ही घंटे का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना आप सभी को, 7 फरवरी 1992 को ये नीदरलैंड का एक शहर है जिस शहर का नाम है मॉस्ट्रिक। इस वजह से, इस शहर के नाम की वजह से ही यहाँ पर कब 7 फरवरी 1992 को हस्ताक्षर हुए नीदरलैंड के एक शहर में, इस वजह से इसका नाम मॉस्ट्रिक संधि रख दिया गया। आगे चलकर 1 नवंबर 1993 में इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और यूरोप के संगठन में, यानी यूरोप को एकीकृत करने में इस मॉस्ट्रिक्ट संधि में क्या है, महत्वपूर्ण इसने भूमिका निभाई। इसके साथ साथ आप सभी को ध्यान रखना है, इसने पेरिस तथा रोम की संधियों में संशोधन किया। ये पूर्व की संशोधन है, ये पूर्व की संधि है। अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये इतिहास के बारे में जब आप क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये यूरोपीय संघ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसका ऐतिहासिक वर्णन कीजिए, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो पेरिस में संधि हुई थी या जो रोम में संधि हुई थी, इन संधियों में संशोधन किया गया और एक एकल यूरोपीय अधिनियम का निर्माण करने की क्षेत्र में या निर्माण करने की गतिविधि में ये कदम उठाया गया। यूरोपियन यूनियन के निर्माण के बाद में साझा बाजार बनाया गया है। साझे एक तरीके से राजनीतिक और वित्तीय संदर्भ में चल रही है। साझे राजनीतिक की बात होती है, साझे आर्थिक की बात होती है। आप सभी को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये 1 नंबर का जो था वो आप यहाँ का मटेरियल
आप लिख सकते हो कि भाई, ये कह सकते हो कि भाई जो मॉस्ट्रिक संधि है इसकी कब कब हुआ, ये इस टाइम हुआ, लागू कब हुआ, इस टाइम हुआ, कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था, क्यों नाम पड़ा, इस वजह से नाम पड़ा। इसके बाद में क्या किया गया इसके अंदर, भाई यूरोप के देशों को इंटीग्रेट करने के लिए किया गया। और ध्यान रखना है कि इस संधि के अंदर 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं का प्रावधान किया गया था। सबसे पहली बात ध्यान रखना है आप सभी को, यूरोपीय आर्थिक वित्तीय समुदाय जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, यूरोपियन यूनियन का है। दूसरा है, पहले नंबर पे ही है। दूसरा, एक साझी मुद्रा इन्होंने चलाई जिसका नाम यूरो रखा गया, एक कॉमन करेंसी है जिसका नाम यूरो रखा गया। और तीसरा, एकल निकाय बनाया गया, यूरोप ने एक अपना केंद्रीय बैंक बनाया गया, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल रात को 2000 के नोट जो है वो क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए, यानी सरकार की तरफ से बंद कर दिए गए इसको। अब यहाँ पर ऐसे ही इन्होंने क्या किया गया है कि भाई इन्होंने एक सेंट्रल यूरोपियन बैंक बनाया है। इस संधि ने यूरोपीय संघ के सदस्य जो भी देश हैं, देखो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है देश, ऐसे आएगा, देशों को संपूर्ण एकल बाजार और वित्तीय समुदाय में परिवर्तित कर दिया है, ये याद रखना है। इसके बाद में, इसके अलावा यूरोप के आर्थिक और व्यापारिक जितने भी मामले थे उन सभी मामलों पर एम्स्टर्डम संधि होने के बाद में ये बात कह दिया गया है कि भैया जो विवाद थे वो विवाद को सुलझाए जाएंगे, आपसी सहयोग जो है उसको बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ में यूरोपीय संघ के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक तरीके से आर्थिक क्षेत्र का एक दैत्य है, यानी यूरोपियन यूनियन के बनने के बाद ही इसने पूरे वर्ल्ड पर इतनी तेजी से अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है कि बाकी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो इसके सामने जो है बौना होती जा रही है। इसीलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि इस मैस्ट्रिक्ट संधि ने असंतुलन को समाप्त किया यूरोप के, और साथ साथ सभी सदस्य देशों के लिए सामाजिक और राजनीतिक एकता स्थापित करने की कोशिश करी है। एक पॉइंट आप यहाँ से इतने में निकाल के आराम से लिख लोगे। इसके बाद में मैस्ट्रिक्ट संधि ने क्या किया, त्रिस्तंभीय ढांचा प्रस्तुत किया। मैंने अभी आपको बताया 3 इंपॉर्टेंट रूल, इसने 3 इंपॉर्टेंट परिवर्तन किए थे। पहला स्तंभ क्या है कि आर्थिक और सामाजिक नीति कॉमनली रहेगी सबकी। दूसरा, विदेशी और सुरक्षा नीति कॉमनली रहेगी सबकी। और तीसरा स्तंभ अगर हम बात करें तो ये विभिन्न ग्रहों के मामलों में, है ना, यानी जो इनके आंतरिक मामले है, ग्रह का मतलब कोई विदेशी मामला नहीं, कोई अंतरिक्ष की ग्रह समझ रहे हो, जितने भी आंतरिक मामले घर के अंदर के, देश के अंदर के, उसके लिए इसने अपना एक जस्टिस एंड होम अफेयर्स का इसने एक अलग ही क्या कर रखा है, एक अलग ही अफेयर्स बना रखा है। पहला स्तंभ आर्थिक और सामाजिक रूप से सबको इंटीग्रेट करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है, और यूरोपीय संघ की नागरिकता को लेकर, यूरोपीय संघ की आर्थिक गतिविधियों को लेकर, वित्तीय गतिविधियों को लेकर लगातार काम कर रहा है। साझी विदेश नीति से ये क्या कर रहा है, विभिन्न देशों के साथ कैसे संबंध बनाने, कौन सा देश व्यापार के लिए फायदेमंद हो सकता है, किस देश से कितने सहयोग स्थापित करने, ये इसके अंतर्गत हमने इस वाली संधि में देखा है। इसके अलावा यूरोपीय संघ की कार्य प्रणाली में maastricht संधि पूरक और सहायक सिद्धांत के रूप में रहा है। आप सभी को याद रखना है, यूरोपीय संघ इसकी सहायक संस्था के रूप में आज कार्य कर रही है, आप सभी को याद रखना है। पहली बात तो यूरोपीय संघ हमेशा से विवादित रहा है, तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, maastricht संधि जो है जब ये बन रहा था तो उस समय डेनमार्क ने सबसे पहले इसे रद्द कर दिया। बाद में दूसरी बार जब जनमत संग्रह कराया गया, है ना, और तो इसके बाद में क्या किया गया भाई, इसको सपोर्ट कर दिया गया डेनमार्क में। इसके बाद फ्रांस ने इसकी अभिपुष्टि अत्यधिक न्यूनतम बहुमत से हुई, यानी फ्रांस में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी इसको पास करने में। ब्रिटेन की भी यही स्थिति रही और वहाँ पर सरकार के लिए भारी संकट रहा, और आगे चल के आप देखते हो कि ब्रिटेन इससे एग्जिट भी हो गया, इसीलिए ब्रेक्जिट भी कहा जाता है। ब्रिटेन का एग्जिट होना ब्रेक्जिट कहलाता है। इसके अलावा इस संधि की अभिपुष्टि जो है, आप देखो काफ़ी ज़्यादा ये संधि जो है काफ़ी विवादपूर्ण भी रही है इस वजह से। अब इसके बाद में इसके अंदर और भी संधि है, जैसे एम्स्टर्डम की संधि और न्यायस की संधि। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इतनी पॉइंट्स इसके अंदर इजीली लिख सकते हो। इसके बाद में एम्स्टर्डम की जो संधि है ये कब हुई थी, ध्यान रखना, अक्टूबर 1997 में इस पर हस्ताक्षर हुई। और इसके बाद में ये लागू कब हुई, तो इस टाइम लागू हुई। इसने यूरोपीय आर्थिक और यूरोपीय जितनी भी संधियाँ हैं उसमें संशोधन, पुरानी संशोधन किया उन संधियों में, और उससे दोबारा उसमें कुछ चेंजेस किए गए। एम्स्टर्डम की संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीतिक परिस्थितियों को दोबारा से संगठित करना, जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही थी उन सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाना, सभी देशों की अर्थव्यवस्था इस हिसाब से आपस में जोड़ दी जाए कि वैश्वीकरण का हर कोई लाभ ले सके, रोजगार का फायदा मिले हर किसी को, अपराध हो गए या फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नशीले पदार्थ, इन सब मामलों में क्या किया जाए, इसमें रोक लगाई जाए, हथियारों के प्रसार पर रोक लगाई जाए, और पर्यावरण सुरक्षा की बात जो है वो इसके अंदर हुई थी। भाई बहुत सारे संशोधन किए गए इसके अंदर।
एम्स्टर्डम की संधि में ये घोषणा की गई कि भाई यूरोपीय संघ की जो स्थापना है उसका मूल आधार है कि देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र बनाए रखना, मानवाधिकारों का सम्मान करना, सभी की स्वतंत्रता का सही उपयोग हो और कानून के हिसाब से ही सभी देशों में शासन हो। इसके साथ ही साथ इस संधि का ये भी मानना था कि अगर कोई देश इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उससे निपटने के लिए कुछ प्रक्रियाएं भी की जाएंगी और उसके लिए एक अलग से आयोग भी बनाया जाएगा जो पहले इसकी जांच करेगा और बाद में अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी। एम्स्टर्डम की जो संधि है इसने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी। स्त्री और पुरुष जो है उसको समान अधिकार मिले, कोई भी भेदभाव ना हो, इस चीज़ को आपको याद रखना है। सभी लोगों को पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमने फिरने का, आने जाने का, इस सारा का सारा क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। आप सभी को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सभी के लिए समान वीज़ा नीति, अप्रवासियों पर रोक और साथ में शरणार्थियों के अधिकार को लेकर क्या किया गया था, इसमें कुछ नीतियां बनाई गई थी। एक तरीके से आप कह सकते हो एम्स्टर्डम क्या है, मौलिक अधिकारों और यूरोपीय घोषणा पत्र पर जोर दिया गया था कि लोगों के अधिकार जो है उसका वो अत्यधिक उपयोग कर सके और साथ ही साथ ऐसे कोई सदस्य देश ना रहे जो अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या फिर उस देश में लोकतंत्र ना हो। ऐसे करने पर उस देशों को क्या किया जाएगा, सदस्यता से निष्कासित भी किया जा सकता है। ये आप सभी को याद रखना है कि इसका मेनली ये था कि विश्व में लोकतंत्र बना रहे, मानव अधिकारों का सम्मान हो और सभी के अंदर एकता की भावना उत्पन्न होकर आए, ये इसीलिए किया गया था। इसके अलावा यूरोप में यूरोपीय संघ की कार्यप्रणाली को और ज़्यादा भलाई रूप से या और ज़्यादा आसान तरीके से उसको किया जा सके, यूरोप के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को क्या किया जाए, अधिकार मिला जाए, ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो एम्स्टर्डम की जो संधि है इसके तहत यूरोप के जो साझे हित हैं उसको प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए, यानी सबका जिस चीज़ में फायदा हो ऐसी नीतियों का समर्थन किया जाएगा। सांझी विदेश नीति, सांझी सुरक्षा नीति, इन सब की जो है उसमें कुछ परिवर्तन करके सबका भला हो ऐसी नीति अपनाई जाएगी। इसके अलावा कुछ इसके उच्च प्रतिनिधिक लोग भी, उनकी भी नियुक्ति की गई ताकि हर कोई क्या कर सके, इसका लाभ ले सके। नीचे इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली कि भाई इस संधि के अनुसार क्या किया गया, यूरोपीय संघ की नागरिकता को राष्ट्रीय नागरिकता पूर्वक का विकल्प नहीं रखा, यानी एक देश की नागरिकता नहीं, आपको पूरे यूरोप की सदस्यता मिलेगी। एक व्यक्ति को दो नागरिकता मिलाई जाएंगी, एक तो उसके देश की और पूरे यूरोपीय संघ की भी नागरिकता मिलेगी, यानी ये दोनों नागरिकता एक व्यक्ति का होना आवश्यक है। इसके अलावा यूरोपीय संघ की नागरिक राष्ट्रीय नागरिकता के लिए कैसे रहेगी, पूरक रहेगी। इसके अतिरिक्त एम्स्टर्डम की संधि यूरोपीय नागरिक को एक उसने क्या किया, एक नया अधिकार दिया और यूरोपीय संघ के प्रत्येक जितने भी यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी संसद क्या नाम है सांसद होंगे वो एक ही संसद में आएंगे और सबके लिए क्या करेंगे, एक जैसी नीति अपनाएंगे। अगर दो देशों के बीच में कोई विवाद है तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी बनाई जाएगी जो यूरोपीय संघ की होगी और यूरोपीय संघ के सभी मामलों पर क्या करेगी, अधिकार उस पर सारा का सारा कब्जा रखेगी या फिर हम कह सकते हैं उसे पूरी तरीके से कोऑपरेट करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आगे चलकर यूरोप के नागरिकों को सारे अधिकार मिले, इसीलिए इन्होंने दिसंबर में, अब ये तीसरी ट्रीटी है, पेपर में एक ट्रीटी के बारे में 100% है आपके क्वेश्चन। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है ना तो तो पेपर अधूरा है इस क्वेश्चन के बगैर, पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से आप सभी के। तो न्याय की संधि क्या है कि भाई नागरिक के जो अधिकार मिले उनको और मजबूती प्रदान करने के लिए यूरोपीय संघ ने मौलिक अधिकारों के घोषणा पत्र की घोषणा करी कि भैया ये डिक्लेरेशन है, हमारे अधिकारों की लिस्ट है, ये सारे के सारे अधिकार हर एक देश को अपने नागरिकों को मिलने चाहिए। इस घोषणा पत्र के अंदर आप देखोगे तो यूरोपीय सम्मेलन के अंदर यूरोपीय संसद, राष्ट्रीय सरकारें जो हैं और जितने भी प्रतिनिधित्व ने उसमें भाग लिया था, इन सभी ने घोषणा पत्र के 6 भाग बताए। सबसे पहली बात तो प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और नागरिक अधिकार और न्याय के, ये 6 के 6 अधिकार हैं। और घोषणा पत्र के अनुच्छेद 54 के अनुसार, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसके अनुसार यूरोपीय संघ के मौलिक जितने भी अधिकार हैं, यूरोपीय संघ के जितने भी मौलिक अधिकार बनाए गए हैं वो सभी नागरिकों को प्राप्त होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक जो अधिकार हैं वो उसको मिलने चाहिए। समान वेतन मिलना चाहिए, समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके साथ में हर एक व्यक्ति को अपनी जीविका या जीने का अधिकार होना चाहिए। अपनी आत्मनिर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और सबके साथ एक जैसा भाईचारे जैसा बंधुत्व का व्यवहार किया जाएगा। मजदूरों की हड़ताल का उसके पास अधिकार होगा, उनको उचित सूचनाओं का अधिकार होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल मजदूरों को लगता है कि भाई कोई परियोजना होती है तो मजदूरों को बहुत कम सैलरी दी जाती है और
जो उसका ठेकेदार होता है वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करता है। तो ऐसे ना करके जनता को अधिकार होगा जिसमें एक-एक चीज़ों का वो क्या कर सकती है, ब्यौरा ले सकती है, और ताकि उनके मन में ये बात ना रहे। न्याय की संधि में स्त्री और पुरुष के बीच में समानता की भी बात हुई थी, सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा मानव क्रिया जितने भी कल्याण के लिए उसके लिए बात हुई थी। शिशुओं के बच्चों के अधिकारों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और स्वच्छ वातावरण का जो अधिकार है वो हो। इसके अलावा सुशासन पर भी बल दिया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। न्याय की जो संधि है, इस संधि के तहत यूरोपीय संघ में होने वाले जितने भी अधिकार है उसका प्रसार के लिए किया गया था, ताकि और इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, 2001 में हस्ताक्षर हुए, इंपॉर्टेंट है। और सभी सदस्य देशों ने अपनी संसदों में इसको पारित किया। 2003 से ये लागू हो गई है। इसका आयरलैंड एक ऐसा देश है जिस पर ये संधि जो है वो जनमत, जिसने अपने देश ने, देखो यूरोपीय संघ में एक बात है कि कोई भी देश है ना, अगर किसी भी फैसले के अंदर लेना चाहता है तो उसके देश के नागरिक जब पहले उसका जनमत करेंगे, हाँ भाई हम इस फैसले को लेना चाहते हैं, तभी होगा। तो आयरलैंड एक ऐसा देश था जिसने जनमत की वहाँ पर आवश्यकता हुई, क्योंकि लोग बाग काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे इसका। और पहले जनमत संग्रह में तो इस संधि को नकार दिया गया था, परंतु बाद में दोबारा से फिर जनमत संग्रह कराया गया तो इसको स्वीकृति दे दी गई। इस संधि को लागू में थोड़ी करने में थोड़ी देरी हुई, परंतु क्या हुआ, इस संधि को लागू कर दिया गया, आप देखोगे। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी सम्मेलन हुए जिसमें न्याय की संधि तैयार की गई। इसके मुख्य 4 क्षेत्र थे। सबसे पहली बात तो इसमें क्या गया कि भाई ये यूरोपीय आयोग बनाया जाएगा जो अधिकारों की रक्षा के लिए बनेगा, और वो सारे आदेशों का क्या करेगा, आदेश देगा कि भाई कैसे अधिकारों का संरक्षण करना है, कैसे लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। तो इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, उसमें सदस्य बनाए जाएंगे, और उस सदस्यों को क्या है कि सीमित बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा वो, और साथ ही साथ में उसके कार्य क्षेत्र में हमेशा वृद्धि देखी जाएगी। तो ये कुछ हम देख सकते हैं इसके अंदर अधिकार थे न्याय की संधि को लेकर। तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है मास्टिक संधि, न्याय की संधि भी आगे आप देखोगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप के एकीकरण में एक मील का पत्थर साबित हुआ, ये आप कैसे कह सकते हो। तो यूरोप का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना है, यानी यूरोपीय संघ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर यूरोपीय संघ का उद्भव और विकास। यहाँ पर आप देखोगे तो यूरोपीय संघ जो है, इसके विक्टर जो ह्यूगो है, इनके अनुसार जिन्होंने सबसे पहले एकीकृत यूरोप का सपना देखा था, विक्टर ह्यूगो। उसके बाद में उन्होंने देखा जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, वैसे ही हम क्या बनाएंगे, संयुक्त राज्य यूरोप बनाएंगे। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है जीन मेनांट जीन मेनांट जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बात की थी कि भाई यूरोप का भी एकीकरण होगा। और आप सभी को ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन भी बनता है कि किस तरीके से आप ये कह सकते हो कि फ्रांस की मुख्य भूमिका थी किस चीज़ को बनाने में, यूरोपीय संघ को बनाने में। तो ध्यान रखना है कि रॉबर्ट शुमन जिनका नाम है, यही व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोपीय यूनियन को बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई, और इन्होंने ही सबसे पहले दिशा निर्देश इसको दिए। उन्होंने यूरोप को संगठित करने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक संगठित सत्ता निरंतर स्थापित करने के लिए यूरोप के कोयला और लोहे को, प्राकृतिक संसाधनों को यूरोप के लोग ही केवल यूज कर सकें, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक अलग से आयोग बनाया जिसका नाम है यूरोपीय कोयला एंड इस्पात समुदाय। आप सभी को ध्यान रखना है, इसकी स्थापना में फ्रांस के जो है विदेश मंत्री रॉबर्ट शुमन, इनकी मुख्य भूमिका थी। इन्होंने स्थापना के टाइम प्रस्ताव रखे कि भाई बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी संसाधन है इसका उपयोग केवल हम ही लोग कर सकें। और इसमें 6 देश उस समय स्थापना करने टाइम थे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग नाम का देश है। और इस संस्था के निर्माण की स्वीकृति सभी देशों ने दे दी, और 1951 में पेरिस की जैसी संधि हुई थी। इसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके लिए एक वर्ड यूज हुआ था, पेरिस की संधि में भी सुधार किया गया। तो पेरिस की संधि 1951 में हुई थी। इसमें 6 सदस्य थे, आप सभी को 6 सदस्यों का नाम यहाँ पर हमने लिखवा दिया। ये 6 सदस्य ये रहे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इस पर हस्ताक्षर हुई, और 6 सदस्यों ने यूरोप के मूल 6 नाम भी जाने जाते हैं, और ये बेसिकली 6 संस्थापक यूरोपीय संघ के देश शुरू के माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यूरोप को इंटीग्रेट करने के कदम में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया, ताकि यही केवल अपने उन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर सके। इसने अपने सदस्यों को देखा कि भैया इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, और आगे चल के क्या किया, यूरोपीय संघ के निर्माण
कि में अगला कदम क्या क्या गया, रोम की संधि। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को सेकंड पॉइंट रोम की संधि याद रखनी है। पहली संधि कौन सी हुई 1951 में, तो बोलोगे आप पेरिस की संधि। अब दूसरी संधि कौन सी हो रही है, रोम की संधि। इसके अंतर्गत दो अन्य संस्थाओं का निर्माण किया गया, पहला यूरोपीय आर्थिक समुदाय और दूसरा आप लोगों के लिए यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय, जिसके तहत दो संस्थाओं का निर्माण किया गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का बेसिकली उद्देश्य यही था कि सभी देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाना और देशों के बीच में जो व्यापारिक बाधा है, जैसे सीमा शुल्क, जो टैक्स ज़्यादा है, उस टैक्स को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। वस्तुओं को, सेवाओं और पूंजी पर लगे हुए जो भी रोक टोक है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का अंतिम उद्देश्य क्या है भैया, यूरोप के देशों के लिए क्या करना है, एक साझा बाजार स्थापित करना, जो कि वर्तमान समय में हो भी चुका है। आप सभी को ध्यान रखना है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना में के समय ब्रिटेन जो है इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन परंतु सांझी जो है शुल्क नीति के कारण ऐसा लग रहा था, ब्रिटेन को शंकाएं थी कि भैया इसमें शामिल हो जाऊंगा तो मेरी कंपनियों को जो टैक्स मिलता है या मेरे देश के अंदर जो कंपनियां व्यापार करने के लिए टैक्स आती हैं वो क्या नाम है इसके अंदर शामिल होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रिटेन ने उसमें शंका थी उसमें, इस वजह से स्टार्टिंग में तो व्यवहारिक तौर पर इस पर शामिल नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर जैसे नाटो के तहत जब एक अलग संस्था बनाया गया अमेरिका के द्वारा नाटो के तहत, तो उसमें ब्रिटेन शामिल था। तो उसमें क्या किया गया था, ब्रिटेन क्या था, शामिल था। फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम था उस समय चार्ल्स नाम था, उन्होंने ब्रिटेन के इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और ब्रिटेन के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1959 में एक अलग संस्था बनाने की पहल की, जिसमें यूरोपीय मुक्त व्यापार संस्था EFTA का नाम रखा गया। तो तीसरा पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ बन जाता है, पहला पेरिस की संधि, दूसरा रोम की संधि और तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन जाता है। इसमें 7 सदस्य हो गए, जो पहले 6 थे वो तो है ही है, और यहाँ पर एक ब्रिटेन आप लोगों के लिए नया जुड़ जाता है। इस संस्था में अगले 10 सालों में इन्होंने क्या किया, सीमा शुल्क समाप्त करने की बात कर दी कि भैया हम टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसी व्यापार को बढ़ाएंगे, और इससे फायदा मिला और भी धीरे धीरे देश इसके अंदर क्या होने लगे, शामिल हो गए। इसके बाद में 1961 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था हरोल्ड, उन्होंने क्या किया, यूरोप के आर्थिक समुदाय में शामिल होने के लिए एक आवेदन दिया, परंतु फ्रांस के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की सदस्यता पर रोक लगा दी। इसका रीज़न ये था क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था अगर इसमें शामिल होगी तो वो क्या होगा, ये यूरोप के लिए हानिकारक है, क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से केवल बढ़ेगी, बाकी अन्य देशों की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ पाएगी, इसीलिए उस पर रोक लगा दिया गया। और आगे चलकर क्या किया गया था, इसको भी शामिल कर लिया गया था, ध्यान रखना है आप सभी को। फिर धीरे धीरे इसमें सदस्यता बढ़ने लगी है। आप देखोगे कि ब्रिटेन के अंदर यूरोपीय यूनियन के 1972 में फिर संधि हुई, जिसमें ब्रिटेन, डेनमार्क और आयरलैंड ये देश शामिल हुए, नए समुदाय के इसके सदस्य बने। इसके बाद में हाल ही में हालांकि नॉर्वे जो है इसने इसकी सदस्यता स्वीकार कर लिया, परंतु इसमें जनमत संग्रह नहीं हो पाया है, तो ये इस वजह से विवादित भी रहा है। डेनमार्क हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, इसमें कई देश ऐसे हैं जहाँ पर इसके अंदर शामिल तो हो गए, परंतु उनके देश के अंदर इस बात का बहुत विरोध होता है कि हम उसके अंदर क्यों शामिल हो गए, ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा धीरे धीरे जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था उसका आकार जो है वो बढ़ने लगा, उसमें और भी देश शामिल होने लगे। जैसे देखोगे आप ग्रीस कब शामिल हुआ, 1981 में। इसके अलावा स्पेन, पुर्तगाल कब शामिल हुआ, तो आप देखोगे 1986 में। और ऐसे चल के आगे चलकर की सदस्यता संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और 12 हो गई। शीत युद्ध का जैसे समाप्ति हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद में इन्होंने घोषणा कर दी कि भैया अब हम जो है क्या करेंगे, हम एक यूरोपियन यूनियन बनाएंगे, हम एक यूरोपियन संघ बनाएंगे। आप सभी को याद रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को याद रखना। तो इस तरीके से हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन का क्या किया गया, गठन किया गया। यूरोपियन यूनियन का गठन इस प्रकार से हुआ और इसके अंदर कई सारी संधियाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें पेरिस की संधि इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। इसके बाद में आप सभी को मैंने बताया था रोम की संधि इंपॉर्टेंट है। रोम की संधि इंपॉर्टेंट के बाद में अब लगातार इसके अंदर सदस्य के देश बढ़ रहे हैं। इसके अलावा विलय की संधि जो है 1965 में नए नए सदस्य जो इसमें शामिल हो रहे थे, आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा पेरिस की संधि और भी धीरे धीरे संधि, एम्स्टर्डम की संधि है, इसके अलावा मास्ट्रिक्ट संधि है, न्यायिक की संधि है, सारी की सारी संधि इसके अंदर आप लिख सकते हो। तो यूरोपियन यूनियन का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये आपको क्लियर हो गया। एम्स्टर्डम की संधि हमने बता दी थी आप सभी को, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। शीत युद्ध के पश्चात के वर्षों में यूरोपियन यूनियन के विस्तार में आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो बहुत सारे देशों में हम सिंपली कहेंगे कि बहुत सारे देश ऐसे होंगे जिनको आपसी विश्वास नहीं है, जो
इसके अंदर शामिल होने में एक तो प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन के अंदर हम देख रहे हैं कि देशों की जो विदेश नीति है वो दूसरा देश प्रभावित कर दे रहा है, ताकतवर देश प्रभावित कर दे रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ताकतवर देशों द्वारा ही इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, बड़े बड़े देशों के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। इस वजह से एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये भी निकल के आ रही है। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके अलावा सभी देश जो है, इन देशों की इकोनॉमी कई देशों की डाउन भी जा रही है, जैसे ब्रिटेन की डाउन जा रही थी, तो उसने इस संगठन को छोड़ने का फैसला लिया। तो ये सारी की सारी चुनौतियों की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाता है। वैसे इसको अगर आप डिस्कस करना चाहो आप डाल भी सकते हो, आपको ऐसे बता देता हूँ, आपको ये मिलेगा। ये क्वेश्चन सिंपली इस वाले कॉन्सेप्ट से ही आपको क्लियर होना है। इसमें अभी डायरेक्टली तो नहीं, मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैंने कई पॉइंट्स इसके अंदर बता भी दिए, क्योंकि आपके पेपर में केवल 10 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें भी। इसके अलावा भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ये जो क्वेश्चन जो अपलोड कर रखा है मैंने, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप ग्रुप में जरूर जुड़ें, क्योंकि आपके पेपर के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसके अंदर डाले जाएंगे। इसके अलावा 1990 के दशक में कुछ सामान्य कृषि नीति कैप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछा गया आपके पेपर में। हम सांझी जो कृषि नीति है इसके बारे में बात करेंगे। अगर इसके अंदर आप देखोगे, स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा, ये सी है, क्लियर कर दे। अच्छा देखो, पेपर में ये पूछा जाता है कैप के बारे में। कैप है क्या? कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसे कैप बोला जाता है। सांझी कृषि नीति, क्वेश्चन ये देख लो आप डायरेक्टली, सामान्य कृषि नीति या सांझी कृषि नीति, आपका कैप करके क्वेश्चन आएगा। कैप भी लिखा है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान रखना, यूरोपीय संघ में सबसे पुरानी और सबसे सर्वाधिक संगठित या अति ज़्यादा विवादित में से एक है। यूरोपीय संघ के 50% से भी अधिक अधिगम जो है केवल इस सांझी कृषि नीति के ही है। यानी अधिगम का मतलब है इसमें सुधार की बात होती है। तो यूरोपीय यूनियन का कुल बजट का 50% जो है इसकी कृषि ही हड़प लेता है, यानी कृषि के ऊपर सुधार के लिए ही सबसे ज़्यादा खर्च होता है यहाँ पर। 15 सदस्य देशों की बात करें तो सकल घरेलू उत्पादन जो है वो कृषि विभाग का केवल 1.6 है। यानी ज़्यादातर देश इसके ऐसे हैं जो क्या है कि कृषि भी करते हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्था को ऊंचा भी उठाना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये फैसला किया है कि भैया हम ऐसे देशों को जो हमारे सदस्य में ही हैं हम उनकी सहायता करेंगे, और इसकी वजह से इन्हें अपना बजट का 50% से भी ज़्यादा इसी में ही खर्च करना पड़ता है। 2014 में इनकी कुल जनसंख्या जो कृषि करने वाले थे, लगभग 100 में से 3.8% कृषि से जुड़े हुए थे। और कृषि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है? ताकि आने वाले टाइम पे आप जितनी चीज़ें आयात करोगे तो वो आपके देश के लिए हानिकारक है, और जितनी ज़्यादा अगर सततता बनी रहे तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदे है। तो इसके उद्देश्य क्या, आप इसके उद्देश्य के पॉइंट डायरेक्टली लिख दो कि भाई सांझी कृषि नीति की पृष्ठभूमि का विकास इस प्रकार हुआ है। सांझी पृष्ठभूमि 1950 के करीब में यही है। जैसे 6 जो इसके संस्थापक देश थे जिन्होंने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो उन्होंने डायरेक्टली कही थी हम कृषि क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, क्योंकि उस समय ज़्यादातर ऐसी तकनीकें नहीं थी जिससे हम कृषि को ज़्यादा बढ़ा सके। तो आपसी सहयोग से हम कृषि को प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो इन्होंने आपसी सहयोग की बात करी थी। और इसके अलावा रोम की जब संधि हुई 1957 में, तो अनुच्छेद 39 में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने राज्य कृषि नीति की घोषणा करी। इसमें कहा कि उत्पादन को बढ़ाने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उचित जीवन स्तर की गारंटी देते हैं ऐसे लोग जो कृषि करेंगे उनके लिए, और कृषि बाजार का स्थायित्व लाया जाएगा। आप सभी को याद रखना है, कृषि बाजार का क्या लाया जाएगा? स्थायित्व लाया जाएगा। इसके बाद में इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट रोल आप सभी के लिए बन जाता है। प्रमुख पात्र की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इसके अंदर कृषि परिषद बनाया गया है, यूरोपीय आयोग बनाया गया है। तो इसके अंदर आप इसके अंदर इसका जिक्र कर देंगे। यूरोपीय आयोग की शक्ति, अब देखो 3 क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आएंगे जो कि मैं अलग से आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। एक तो यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय संसद है, यूरोपीय न्यायालय है, इसके बारे में अलग से ही क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है एकल मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं। तो एकल मुद्रा वाला कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए है। यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक अलग ही एकल मुद्रा बनाई है, आप सभी को पता है कि एकल मुद्रा उसकी है क्या, तो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन की एकल मुद्रा यूरो है। उस यूरो का इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। इसको क्या मिला है? एकल मुद्रा की विशेषता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। 8.6 देखो, व्यापार में फायदा मिला है,
विदेशी जो टूरिज्म है उसमें फ़ायदा मिला है इनको, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनको फ़ायदा मिला है। तो देखो, यूरोपीय अधिनियम जो है 1987 में क्या किया गया भाई, मिलियन यूरोपियन परिषद ने अपने 1955 की बैठक में एक बात कही थी कि हम अब आने वाले टाइम पे अपनी एकल मुद्रा जो है, एकल बाजार जो है, इसको हम स्थापित करेंगे। और इस एकल बाजार को स्थापित करने में जब एकल मुद्रा रहेगी तभी तो उसका फायदा मिलेगा ना। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट एकल अधिनियम के तहत पहले अपने बाजार जो है उसको एक दूसरे से जोड़ा, पहले बाजारों को जोड़ा, और इसके बाद में बाजार जब आपस में जुड़े तो उनके सामने बहुत सारी संकटें आई। जैसे छोटी अर्थव्यवस्था वाले कुछ देश थे और कुछ ऐसे देश थे जो बड़ी अर्थव्यवस्था देश थे। तो जब इनकी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ गई तो बड़ी देशों की जो करेंसी थी उसको ही ज़्यादातर देश एक्सेप्ट करने लगे और छोटे देशों का विकास नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम निकल के आई थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बनाया गया कि भैया एकल मुद्रा होगी जिसका यूज़ हर एक देश में बराबरली किया जाएगा, और ज़्यादातर देश एकल मुद्रा जो है इनकी भी क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे थे। ये आप सभी को याद रखना है। एकल मुद्रा वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है आप सभी को। इसके अलावा जो टैक्सेस है, टैक्सेस इंक्रीज करने में, डिक्रीज करने में आसानी हुई है। विदेशी व्यापार जो है वो भी बढ़ा है, क्योंकि एकल करेंसी है तो करेंसी का फायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर कंपनी अमेरिका जैसे ब्रिटेन है, लंदन है, वो विकसित है, फ्रांस विकसित है, इसके बाद में दूसरी बात करें जर्मनी विकसित है, तो ज़्यादातर कंपनी केवल इन देशों में ही नहीं जाएगी, इन देशों के अलावा भी जो और देश है, क्योंकि वहाँ से भी अगर अर्न करेगी तो यूरो ही अर्न कर लेगी। इसीलिए ऐसे देशों में भी व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके, इस चीज़ के लिए यहाँ पर बात हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयू और चीन के संबंधों को बताइए। ये क्वेश्चन आप सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूरोप के एकीकरण के मुख्य लक्षणों को उजागर कीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अभी बताया गया है। और यूरोप के जो कमीशन की संरचना है, ये देखो, ये क्वेश्चन भी अलग से मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। पर्यावरण के संरक्षण में यूरोपीय संघ की क्या भूमिका है, या यूरोप की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप सभी को करके जाना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन शॉर्ट नोट के लिए, ईयू और सार्क के रिलेशन। आप सभी को पता है सार्क जो कि भाई दक्षिण एशिया का संगठन है, इसमें भारत भी शामिल है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है भाई, यहाँ के देश आपस में विवादित रहे, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, आतंकवाद ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ में अस्थिर सरकारें हैं, तानाशाही रवैया बहुत बार उत्पन्न हो जाता है, मानवाधिकार से जुड़ी हुई गतिविधियाँ होती है, इस वजह से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं। WTO और EU के संबंधों को बताना है। ये भी क्वेश्चन आप सभी से बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, यूरोपियन यूनियन की समान सुरक्षा नीति जो है, इसके बारे में वर्णन करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। इसके बाद में संसद की शक्तियाँ और कार्य आगे, देखो न्यायालय की शक्ति और कार्य आएंगे, यूरोपीय परिषद की आएंगी, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एकल बाजार की मुख्य भूमिका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एकल मुद्रा, एकल बाजार, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन का जो संघात्मक ढांचा है उसके बारे में बताना है। संघात्मक ढांचे में जैसे इसने अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट कर लिया है, दोहरी सरकार का कॉन्सेप्ट कर लिया है, फेडरल सिस्टम इसने अपना उस हिसाब से डेवलप कर लिया है। मंत्रिपरिषद के इसके कार्य, यूरोपियन यूनियन के, ये भी अलग से डिस्कस होंगे, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। यूरोपियन यूनियन के उद्भव और इसके क्रमतर विकास, तो सेकंड क्वेश्चन सेम है ये। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। आर्थिक एंड मौद्रिक एकीकरण की क्या भूमिका है इसमें, आपको ये क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन है 1987 में एकल बाजार अधिनियम, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन न्यायालय की जिसके बारे में बात करा था, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको ज़रूर करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको एग्जाम में इससे वैल्यू मिलेगी। अगर आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप आने वाली वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।